गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? भाई एग्जाम चाहे CSIR नेट 2019 के लिए हो या फिर गेट 2020 के लिए, इन एग्जाम की तैयारी के लिए आप भी आई फ्लाई के साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए 9013902981 पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर, फेसबुक, जहां आपका मन करे। चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा है तो कर लो घंटी के साथ। आई फ्लाई के बारे में और जानकारी पाने के लिए आप विजिट कर सकते हैं आई फ्लाई की वेबसाइट iflynetgate.com या ईमेल लिख सकते हैं saplingeduTech@gmail.com। चाहे गेट का एग्जाम हो चाहे लाइफ का एग्जाम, सवाल हमारे सामने किस्मत हर बार लेकर आती है, आर यू रेडी? क्योंकि अगर तुम रेडी हो तो तुम उस बात का सामना करोगे जो आने वाली है और तुम जीत करके बाहर निकलोगे। अगर तुम रेडी नहीं हो और सरप्राइज हो जाओ चीजों से तो अक्सर हम लोग उसमें मात खा जाते हैं। और इसीलिए किसी भी घटना से पहले अगर हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें तो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहता है। और प्रिपरेशन के लिए तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो हमें आता है वो रिवाइज करना होगा और जो नहीं आता वो तैयार करना होगा। लीजेंड तो तभी बनेंगे ना। तुम्हें क्या लगता है, एग्जाम की प्रिपरेशन को ये बोल करके कि मेरे साथ कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मैं बीमार हूं या मेरे घर में कोई बीमार है, मेरे साथ घर की फाउंडेशन है, ये बोल करके क्या एग्जाम से तुम बच जाओगे या तुम जिंदगी से बच जाओगे? क्या तुम नहीं जानते कि ये सब बहाने हैं हमारे? किसकी लाइफ स्मूथ है? कभी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा कि जब तुम ये बोलो कि हाँ जी अब हम आराम से अपना काम कर सकते हैं? अगर तुम ये सोचते हो कि चलो आज हमारे लिए मुश्किल है, कल आसान होगी, हम कल काम कर लेंगे, भाई ये कल कभी नहीं आने वाला। हमेशा यही प्रॉब्लम्स रहेंगी और जब भी तुम कोई काम करने के लिए खड़े होगे तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी। क्योंकि भगवान तुम्हारा इम्तिहान ले रहा होता है कि क्या वाकई में तुम वो काम करना चाहते हो। और इस टाइम डिसीजन तुम्हें लेना होगा, क्या तुम दिक्कतों में उलझना चाहते हो या अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहते हो। जब जब लोगों ने अपनी एडवर्स कंडीशन में काम करके दिखाया तो वो लीजेंड बने हैं। चाहे मैं मैरी कॉम की बात करूं या फिर किसी और एथलीट की। और कि एथलीट ही क्यों, जो अपनी जिंदगी में कामयाब है, क्या उन लोगों की लाइफ स्मूथ थी? हर एक की लाइफ में दिक्कतें आई हैं। तो तुम भी अपने आप से ये कहना छोड़ दो अब कि जब दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी मेरी तब मैं आगे काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। क्योंकि दिक्कतें तो भाई कभी खत्म नहीं होंगी। तुम्हें ही अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तैयारी तो करनी पड़ेगी। अगर एग्जाम को डिसाइड किया है कि एग्जाम पार करना है तो भाई अपने अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान को जगाना पड़ेगा जो हारने को तैयार ना हो किसी भी हालत में। और जब पता है हारने भी लगो ना, जब मन करे कि थोड़ा सा मेहनत कम कर लेते हैं, तो सोचना उन लोगों के बारे में जो सिर्फ इसी बात का वेट कर रहे हैं कि कब तुम फेल हो और कब वो आकर के बड़े मजे में तुमसे आके पूछे और भाई एग्जाम का क्या हुआ तुम्हारे। तुम उनको खुश करना चाहते हो क्या? नोटिस करो कि जो भी तुम इस टाइम मेहनत कर रहे हो, जैसी मेहनत कर रहे हो, इससे तो वही लोग खुश होने वाले हैं। इसीलिए तुम जल्दी थक भी जाते हो। थोड़ी सी मेहनत करी और बोलते हो कि बहुत हो गया। जिस टाइम तुम थक करके घुटने टिका रहे होते हो, क्या उस टाइम तुम सोचते हो अपने घर वालों के बारे में? जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे पिताजी के चेहरे पे जो स्माइल आई थी तुमने नहीं देखी वो। जब तुम कभी खुद अपने आप को उस पल में पाओगे ना तब तुम फील करोगे कि बच्चे होते क्या है। फिर बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई से मन चुराते हैं, मेहनत नहीं करते और माँ बाप को चिंता घेरने लगती है। और पता नहीं कहाँ वो प्यार करने वाले माँ बाप खो जाते हैं इसी हेडेक में कि पता नहीं हमारा बच्चा क्या करने वाला, परेशान होते रहते हैं। और हम उन्हें ऐसे याद रखते हैं फिर हमेशा बाद में, क्योंकि हमने उनका वो रूप तो देखा नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बट पता है ये रूप उनके अंदर है, बस फिलहाल ये है कि वो तुम्हें परेशान करना चाहते नहीं है, लेकिन तुम्हें लेकर के बहुत टेंशन है। जिस दिन तुम एग्जाम क्वालिफाई करते हो ना उस दिन तुम उनके चेहरे पे स्माइल देखना। मुझे पता है उस स्माइल के बारे में। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माताजी, तुम्हारे भाई बहन वो इतने खुश होंगे रिजल्ट को देख करके कि तुम्हारी सारी मेहनत वसूल होने वाली है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा रिजल्ट निकलने से तुम्हें तो उतनी खुशी नहीं होने वाली, लेकिन जो ये तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हें पसंद करते हैं, उनके चेहरे पर जो स्माइल आएगी वो है जो हमारी मेहनत को वसूल करेगी। क्या ये मोटिवेशन कम है यार? क्या अब भी तुम थक करके बैठ सकते हो ये सोच करके कि मेरा मन नहीं कर रहा या मेरे बस की नहीं है करना? ये बात तुम्हारी है ही कहां से? ये केवल तुम्हारा इशू नहीं है, तुम्हारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या होगा, इससे बहुत लोग अफेक्ट होने वाले हैं। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम किन्हें खुश करना चाहते हो, उन्हें जो तुम्हें देख करके जलन मचाते हैं या फिर वो जो सिर्फ इस बात का वेट कर रहे हैं जिनकी लाइफ का उद्देश्य है कि तुम कब कामयाब होगे।
अपने आप से बात करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हारी लाइफ में इतना मोटिवेशन बिखरा पड़ा है कि किसी और की जरूरत ही नहीं तुम्हारी लाइफ में मोटिवेट करने के लिए। अपने आप को फोकस करो ना। ये देखो कि कितना जरूरी है इस टाइम तुम्हारे लिए एग्जाम। ये एग्जाम वो है जो तुम्हारी लाइफ बना देगा और तुम्हारे घर वालों के चेहरे पे स्माइल ला देगा, और वो स्माइल बेशकीमती होगी। तुम्हारी सारी मेहनत, सारी थकावट दूर हो जाएगी। इंडिया तुम इस टाइम थकना, हिम्मत हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्जाम में कई बार हम लोग अपने आप को कमजोर फील करते हैं, और फिर इसलिए करते हैं क्योंकि क्यों ना कहीं हम लोगों ने वो रास्ता भटक गया कि तैयारी करनी कैसे थी। हमने अपने ऊपर एक प्रेशर ओढ़ लिया है और इसीलिए एग्जाम लगता है बहुत डिफिकल्ट। बट आई फ्लाई की क्लासेस में तुम्हारा खोया हुआ रास्ता ही तुम्हें ढूंढवा देते हैं, तुम्हारी गाड़ी को वापस पटरी पर ला देते हैं, और वो भी बड़े शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से। ये क्लास केवल इस बात के लिए नहीं है कि पढ़ना कैसे है, नॉलेज कैसे करनी है। ये बात तो इस बात के लिए भी है कि तुम्हें ये ताकत भी देना कि पढ़ना है क्यों। वो मोटिवेशन जो तुम खो चुके होते हो, वो एनर्जी। क्योंकि जैसे ही मुझे ये मालूम पड़ता है ना कि मुझे क्यों करना है और मुझे समझ में आता है, तो समहाउ अचानक से मेरे अंदर ही एक ऐसी एनर्जी निकल के आती है कि मैं खुद अपने आप को ही सरप्राइज कर दूंगा कि ये मैं ही हूं जो ऐसे तैयारी कर रहा हूं। अभी तक हमारा ध्यान बिखरा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। हम लोग बहुत चीजों के बारे में सोच रहे हैं, अपने आसपास, दोस्त, भाई, बंधु। एग्जाम के बारे में सोचना भी उनमें से एक पार्ट है। लेकिन जैसे ये मालूम पड़ता है ना कि बाकी सब चीज सेकेंडरी है, एक बार अगर एग्जाम क्वालिफाई कर गया तो मेरे अच्छे लोग, जो मेरे पसंद के लोग हैं, वो खुश हो जाएंगे, और उनकी स्माइल के लिए, उनके लिए मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना, तो बड़ा अच्छा मोटिवेशन आता है मन के अंदर, और फिर थकावट नहीं चढ़ती। जब भी तुम थको, जब भी तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे बस की नहीं है, एक बार बैठ करके उन लोगों की शक्लें याद कर लेना जिनको तुम खुश देखना चाहते हो, जो तुम्हें पता है कि तुम्हारे एग्जाम निकालने से बहुत खुश होंगे, और फिर देखना तुम्हारे अंदर अचानक से ऊर्जा आएगी और तुम्हारा मन करेगा कि उठो और काम करो। हम थकना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो बनना है लीजेंड। चाहे एग्जाम कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, कभी सिर मत झुकाना, कभी घुटने मत टिकाना। तुम्हारे अंदर ऐसी एबिलिटीज हैं कि जिस टाइम ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता, उस टाइम भी तुम रास्ता निकाल लोगे, फाइट मार लोगे यार। इतना भी मुश्किल नहीं है पेपर ये। सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करना है और हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट रखना है। वो एनर्जी जो तुम्हें प्रेरणा दे कि तुम्हें हारना नहीं है, जूझना है, हर हालत में रिजल्ट को निकालना है। और एक बार तुम उठ गए ना, तो फिर एग्जाम कितना भी डिफिकल्ट हो, तुम्हारा माइंड कहीं ना कहीं से तुम्हें दिखा देगा उस ऑप्शन में से कि ये ऑप्शन है जिसको मैं पिक कर सकता हूं। ये वो नॉलेज है जो मुझे याद थी, कहीं ना कहीं रटी हुई जानकारी की बात नहीं कर रहा मैं। जब तुम्हारा माइंड एक्साइट होगा, जब तुम खुश होगे, तो उस टाइम तुम्हें वो चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी जो आज तक तुम मिस कर रहे थे। लेकिन पहले मोटिवेशन तो चाहिए ना, और मोटिवेशन इतने सारे लोग हैं तुम्हारी लाइफ में, कम है क्या? अपने लिए मत करो, उनके लिए कर दो। जब भी हिम्मत हारोगे ना एग्जाम में, डरोगे कि एग्जाम नहीं होगा, छोड़ के भाग जाएं, मन करेगा कि घुटने टिका दें, उस टाइम एक पल के लिए आंख बंद करके सिर्फ ये सोच लेना कि जिन लोगों ने मुझ पे यकीन दिखाया है, उनके मन पे क्या गुजरेगी अगर मैंने बिना फाइट मारे ही ये फाइट छोड़ दी। और जब तुम फाइट मारने के लिए उठोगे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, जीतने के लिए उठोगे, तो तब तुम्हें अचानक से वो हैवी क्वेश्चन हल्के लगने शुरू हो जाएंगे, और वहीं कहीं तुम्हें ऑप्शंस भी लुका छिपी करते हुए दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर जीत तुम्हारी होगी। और उसी के लिए कुछ क्वेश्चनों को और करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ड्रोसोफिला के बारे में बात कर रखी है, और पूछा हुआ है कि 4 क्रोमोसोम हैं एक्स क्रोमोसोम के और 4 सेट हैं ऑटोसोम के, तो सेक्स क्या होने वाला है? ह्यूमंस में तो एक्स और वाई की कहानी है, महिलाओं में एक्स एक्स और पुरुषों में एक्स वाई क्रोमोसोम। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वाई क्रोमोसोम पर वो जीन्स हैं जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर के रूप में काम करती हैं, गोनाड्स को टेस्टिस में कन्वर्ट करती हैं जिससे मेल बनता है। लेकिन ड्रोसोफिला की स्टोरी ऐसी नहीं है। ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम सेक्स बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन सेक्स मेल बनेगा या फीमेल, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्स क्रोमोसोम टोटल कितने हैं और उनके मुकाबले ऑटोसोम कितने हैं। यहाँ जीन डोज की बड़ी वैल्यू है, और इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा टेबल है कि अगर आप नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और सेट ऑफ ऑटोसोम का मतलब है कि अगर क्रोमोसोम नंबर 1 है तो उसकी 2 कॉपीज, ये एक सेट है। तो कितने सेट हैं ऑटोसोम के और कितने एक्स क्रोमोसोम है, एक्स को सिंगल ही काउंट करोगे तो रेशो निकाल लो उसकी, जैसे 3/2, तो रेशो आ जाएंगी 1.5, 1.3, 1.0 एंड सो ऑन। अगर रेशो आती है 1 तो फीमेल, 0.5 या इससे नीचे तो मेल, 0.66 तो इंटरसेक्स, और 1 से ऊपर है मेटा फीमेल। बड़ी सिंपल सी बात है। अब अगर यहां क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने
कि 4 क्रोमोसोम है एक्स के और 4 सेट ऑटोसोम के, तो ये 4/4 1 की रेशो हो गई। और 1 की रेशो में क्या होता है? फीमेल। इतना भी मुश्किल नहीं है चीजें। यहां हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आ रही है और कुछ ट्रिक भी आ रही है, देखने का तरीका भी आ रहा है। तुम अपना मोटिवेशन हाई रखो और तुम अपने कारणों को कभी मरने मत दो कि तुम्हें एग्जाम क्यों क्वालिफाई करना है। अपने लिए बात मत करो, तुम अपने लिए कभी कुछ नहीं करते। अपने लिए तुम महाआलसी हो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ऐसे लेके बैठे हुए अपने ऊपर कि डिसऑर्डरनेस को लेके आना है। अपने लिए एनर्जी का इनपुट नहीं करते तुम, मत करो अपने लिए यार। उनके लिए करो जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हारा इंतजार करते हैं कि कब तुम कामयाब होगे, और वो तुम्हें वो ताकत देंगे इस काम को करने की। अपने लिए आलस कर सकते हो तुम, लेकिन जिनको तुम पसंद करते हो और जो तुम्हें पसंद करते हो तुम उनके लिए आलस नहीं करते। इसलिए यहां जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन कैरी करो और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से कैरी करो। एग्जाम वाले दिन ये बहुत काम आएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा हुआ है कि सेल के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जैसे अगर सपोज करो ये एक सेल है हमारी, तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये है इंट्रासेलुलर, जो बाहर का एरिया ऐसे बोलेंगे हम एक्स्ट्रा सेलुलर। और ये पूछ रखा है कि एनिमल्स के अंदर कौन से कैटायंस की मात्रा ज्यादा है बाहर। देखिए बाहर हमेशा सोडियम की मात्रा ज्यादा मिलती है, सेल के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है, बाहर कम है। सेल के बाहर सोडियम के ज्यादा आने की वजह से जब भी मौका मिलता है सोडियम को अंदर आने का, तो वो बहुत जल्दी से भाग के आएगा। यहां ये बात समझ में आए या ना आए, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये जान लो कि सोडियम और कैल्शियम है ये दोनों कैटायंस जो सेल के बाहर ज्यादा मिलते हैं, सेल के अंदर कम। अभी हम लोग एक क्वेश्चन पेपर में बात कर रहे थे कि जब कार्डियोटोनिन स्टीरॉइड्स सोडियम पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं तो कैल्शियम का एक चैनल खुल जाता है एक्सचेंजर, और कैल्शियम अंदर आकर के मसल्स के एक्टिवेशन में काम करता है। तो अगर कैल्शियम हाई कंसंट्रेशन में बाहर ना होता तो क्या कभी वो अंदर आता? सिमिलरली जब हम एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं न्यूरॉन्स में, तो एक्शन पोटेंशियल को शुरू करने के लिए बाहर से सोडियम को अंदर आना होता है, लेकिन उसके लिए सोडियम को पहले बाहर हाई कंसंट्रेशन में होना चाहिए। तो ये मान लीजिए कि एनिमल सेल्स में जो तमाम तरह की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे कि एक्शन पोटेंशियल या मसल का कॉन्ट्रैक्शन, इन सब में आयंस का ट्रेवल अक्रॉस द मेम्ब्रेन बहुत जरूरी है, और इसलिए आयन को किसी एक हिस्से में हाई कंसंट्रेशन में होना चाहिए। इस केस में सोडियम और कैल्शियम को सेल के बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन में होना चाहिए, ताकि वक्त पड़ने पर वो जल्दी से अंदर आ जाए और वो रिएक्शन इनिशिएट करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या फिर मसला कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं अल्कोहल की। लीवर की सेल में होता है। देखिए जब भी कभी कोई शराब पीता है तो शराब में जो इथेनॉल है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के सीधा ब्लड में गई और ब्लड से पहुंची लीवर में, और लीवर इस इथेनॉल को इमीडिएटली कन्वर्ट करना चाहता है किसी और चीज के अंदर। जनरली क्या होता है कि इथेनॉल को कन्वर्ट किया जाता है एल्डिहाइड के रूप में, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड, और ये एसिटाल्डिहाइड बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम में जाएगा टीसी साइकिल में, और यहां इससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे और एटी बनाए जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, या फिर इसी एसिटाइल कोएंजाइम ए को लिपिड में कन्वर्ट कर लेंगे। और इसीलिए आपने सुना होगा कि जो शराब पीते हैं बहुत ज्यादा उनके पास फैटी लीवर की प्रॉब्लम आती है। बट यहां जो सवाल है कि पर ऑक्सीजोम में पाए जाने वाले एंजाइम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और इन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके H2O2 बनाते हैं। H2O2 जिसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहते हैं, ये बहुत डेंजरस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है, और इसीलिए इस काम को जानबूझ करके पर ऑक्सीजोम में किया जाता है, क्योंकि वहां H2O2 को वापस वाटर प्लस ऑक्सीजन में तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ट्रांसफर टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू जनरेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इस स्टेप के लिए, जो पहला स्टेप है। मत भूलना, बट H2O2 को भी ब्रेक करना होता है पेरोक्सोम के अंदर, उसके लिए भी एंजाइम है, कैटालिस एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 7 नुकसान तो साइनाइड भी करता है, सबसे खतरनाक जहरों में से एक। और साइनाइड माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम याद है? इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स 1 NADH से इलेक्ट्रॉन लेकर के क्विनोन के थ्रू अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 को देता है। कॉम्प्लेक्स 4 में ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे और ये वाटर बना लेगा, और इस दौरान ये जितने भी यहाँ कॉम्प्लेक्सेस हैं सेकंड को छोड़ करके, ये सब के सब प्रोटॉन पंप करते हैं, और ये प्रोटॉन के ग्रेडियंट है जो एटीपी बनवाता है। लेकिन साइनाइड सेलेक्टिवली कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाकर के काम करने को रोक देता है, वो जाके उससे इरिवर्सिबली बाइंड कर जाता है, जिससे ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाता और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रुक जाएगा। ऐसे ही एक वीडियो और भी है इसी चैनल के ऊपर जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनहिबिटर्स के बारे में बात कर रहा है, उसको भी जरूर देखना, क्योंकि अगर एक इनहिबिटर के बारे में बात आई तो फिर बाकी बात भी आएगी। तो अब तुम्हें मालूम है कि साइनाइड को कहां मिलना चाहिए, जहां उसके टारगेट्स हैं। टारगेट उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 11 ये हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन को लेकर के एलील फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। यहां मुझे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दे रखे हैं और मुझसे पूछा गया है कि M और N के एलील्स क्या है।
तो देखिए मेरे पास MM जीनोटाइप के 600 लोग हैं। अब इतना याद रखना कि ह्यूमन डिप्लॉयड में एक सेल में हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है। तो अगर मैं बोल रहा हूं MM, तो उसका मतलब है यहां 2 कॉपीज हैं इस जीन की, कैपिटल M एंड कैपिटल M। बट हमेशा एक जीन की 2 सेम कॉपी होंगी जरूरी नहीं है। अगर कोई जीन डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती है जिन्हें हम बोलते हैं अलील्स, एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म्स, तो एक ही इंसान के अंदर एक जैसी एलील मिल सकती हैं होमोजाइगस, या फिर डिफरेंट टाइप के एलील मिल सकती हैं हेट्रोजाइगस। जैसे कि कैपिटल M होमोजाइगस है, तो ये हैं हेट्रोजाइगोट्स। अब अगर एक आदमी के पास 2 एलील हैं तो फिर 600 आदमियों के पास कितनी एलील होने वाली हैं? 1200। तो अगर किसी इंसान का जीनोटाइप है कैपिटल M और टोटल है 600 लोग, वैसे उनके पास टोटल जो कॉपीज हैं जीन्स की M की वो है 600 प्लस 600 1200। तो ऐसे ही MN वालों के पास 300 कॉपी मिलेंगी M की और 300 कॉपी मिलेंगी N की, क्योंकि वो 300 लोग हैं और हर आदमी के पास एक कॉपी M की और एक कॉपी N की है। फिर 100 लोग ऐसे भी हैं जिनमें हर एक के पास N की 2-2 कॉपियां हैं, तो टोटल N उन 100 लोगों के पास 200 हो गए। तो अगर लोग थे आपके पास 1000, तो इन 1000 लोगों में क्योंकि हर एक के पास 2-2 एलील होती है, तो टोटल एलील होंगे 2000। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि केवल M एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो केवल M कितनी एलील्स हैं वो काउंट कर लो भाई। जिनके पास कैपिटल M कैपिटल जीनोटाइप है उनके पास हर एक के पास 2-2 हैं और वो है 600, तो 1200 एलील तो यहां हो गए। और 300 एलील मुझे मिले हैं हेट्रोजाइगोट में से। हेट्रोजाइगोट के पास एक एलील है हर इंसान के अंदर कैपिटल M और एक एलील है कैपिटल N, तो 300 लोगों के पास 300 कैपिटल M होंगे। सॉल्व कर लो, टोटल एलील से डिवाइड करके आंसर आ गया 0.75। और सेम इसी तरीके से जब तुम N के लिए भी बात करोगे और वो काउंटिंग करोगे, तो 300 प्लस 100 करके 500 बाय 2000 और मुझे आंसर मिल जाएगा 0.25। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि MN एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, तो M की है 0.75 और N की है 0.25। ये भी याद रखना कि जब भी कभी 2 एलील सिस्टम होता है, एक एलील को हम बोलते हैं P, एक को बोलते हैं Q, इन 2 एलील की फ्रीक्वेंसी को आपस में जोड़ करके हमेशा 1.0 मिलता है टोटल, जैसे कि 100%। क्वेश्चन नंबर 12, यहां मॉलिक्यूल दे रखे हैं मुझे हेक्सोनिक एसिड, लाइसिन, हिस्टिडीन, ग्लूकोज और हर एक के अंदर 6-6 कार्बन है, लेकिन फिर भी हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग है क्योंकि उनके फंक्शनल ग्रुप अलग हैं। अब पूछा गया कि इनमें से सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होगी। जब कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर रहे हो तो तुम्हारा मन कंफ्यूज कर सकता है कि पता नहीं ये क्या बात कर रहे हैं, बट अब बेसिक बात करो। देखो, जब भी कभी हम किसी मॉलिक्यूल से एनर्जी निकालना चाहते हैं अपनी बायोलॉजी के अंदर, तो हमारा सिस्टम है ऑक्सीडेटिव सिस्टम। तो जिस किसी के पास कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा एनर्जी देगा। तो एक्चुअली में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसको हम लोग काउंट करते हैं और उसी के बेस पर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई किस मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी मिलने वाली है। नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कितने हैं। लाइसिन में लास्ट के एन को छोड़ दो, तो ये जितने भी ये जिगजैग लाइन है ये कार्बन कार्बन है, और जहां वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है तो समझ जाओ कि वहां कार्बन हाइड्रोजन है। जैसे फिलहाल इस डायग्राम में दिखाता हूं मैं कि ये डायग्राम आपको ऐसे दिखना चाहिए। तो अब इसमें जो ये कार्बन है कुल मिला के 4 कार्बन, इन 4 कार्बन के पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल है। हेक्सोनिक एसिड 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है जिनके पास हाइड्रोकार्बन है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में तो हर कार्बन पर OH ग्रुप है। OH ग्रुप की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं केवल CH की। तो जहां मुझे इन जैसे मॉलिक्यूल में हर कार्बन पर 2 CH बॉन्ड मिलते हैं, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हर कार्बन पर केवल एक ही मिल रहा है। हिस्टिडीन कहानी में तो और भी कम स्टोरी है, केवल एक ही कार्बन मुझे यहां दिखाई दे रहा है, एक इस जगह दिखाई दे रहा है, एक इस जगह दिखाई दे रहा है, जहां मुझे हाइड्रोकार्बन मिल सकते हैं। तो जितने ज्यादा हाइड्रोकार्बन होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी देगा, इसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो क्या तुम्हें अब देख करके मालूम पड़ रहा है कि इसमें किसके पास ज्यादा हाइड्रोकार्बन अवेलेबल है? नो डाउट हेक्सोनिक एसिड की। और हेक्सोनिक एसिड एक फैटी एसिड है, तुम्हारी बॉडी में भी फैटी एसिड सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए हमारे शरीर के अंदर जितना फैट इकट्ठा होता है 15 किलो के आसपास एक नॉर्मल इंसान के अंदर, तो ये हमें 3 महीने तक की एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। जबकि मेरे शरीर में 15 किलो ग्लूकोज भी है ग्लाइकोजन वगैरह के रूप में, लेकिन ये 15 किलो ग्लाइकोजन केवल मुझे 24 घंटे की एनर्जी देता है। तो ज्यादा अच्छी एनर्जी जो अवेलेबल है वो मेरी हाइड्रोकार्बन्स में है, और ये बात तुम जानते हो बहुत पहले से। अब कुछ सोच के बताओ, गाड़ी में पेट्रोल डालोगे या ग्लूकोज? और जानते हो पेट्रोल क्या है? पेट्रोल 8 कार्बन का मॉलिक्यूल है और सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड है। इसमें CH बॉन्ड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जब भी CH बॉन्ड टूटते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तब मुझे एनर्जी मिलती है। तो हम भी जानते हैं गाड़ियों को चलाने के लिए मुझे पेट्रोल चाहिए,
और अपने शरीर को चलाने के लिए ग्लूकोज। अब ये मत कहना कि पेट्रोल पी करके हम अपनी गाड़ी को चला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, प्राइमरी फंक्शन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स अटैच्ड टू ग्लाइकोप्रोटीन्स इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, और एनिमल सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स लगे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा केवल बाहर की तरफ लगे होते हैं, जैसे हमारे शरीर पर बाल। भाई महेंद्र सिंह धोनी के बालों को आप नहीं पहचानते क्या? कभी लंबे बाल तो कभी बहुत छोटे बाल। तो ये कार्बोहाइड्रेट भी बाल की तरह समझ लो, सेल के बाहर मिलने वाले हैं। तो अब मुझे बताओ कि ये जो सेल के बाल हैं, क्या ये डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे? महेंद्र सिंह धोनी के बाल क्या खाने में हेल्प करते हैं? क्या ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करेंगे? महेंद्र सिंह धोनी के बाल क्या उसकी खाल की रिजिडिटी को मेंटेन करते हैं? मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ फ्लूइड मोसेक मेम्ब्रेन। खाल ठीक ठाक रहे, स्किन ठीक ठाक रहे, तो क्या उसके लिए बाल रिस्पॉन्सिबल है? या फिर ये रिकॉग्निशन में काम आते हैं? नो डाउट हेयर स्टाइल से हम लोगों को रिकॉग्नाइज जरूर करते हैं। अब जैसे क्या हम जानते नहीं कि बालों की इंपॉर्टेंस हमारी पहचान के लिए कितनी खास है? और इंडियड कुछ कहानियों में तो बालों के और भी रोल देखे थे हमने, जैसे टेंगल्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following mechanism is used to coordinate the expression of multiple related genes in eukaryotic cells? अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो जीन्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, और हम पूछ रहे हैं कि कौन सा मैकेनिज्म है जो एक साथ मल्टीपल जीन को कोऑर्डिनेट करता हो। एनवायरमेंटल सिग्नल्स एंटर द सेल एंड बाइंड्स डायरेक्टली टू प्रमोटर। भाई हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पहली बात। क्या हमारी हर सेल को एनवायरमेंट का टच मिला हुआ है? और हर सेल में अगर एनवायरमेंट की कहानी होगी तो फिर हमारी इंटीग्रिटी कैसे रहेगी, फिर हमारी बॉडी का आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? जीन शेयर अ कॉमन इंट्रोजेनिक सीक्वेंसेस एंड अलाउ सेवरल एक्टिवेटर्स टू टर्न ऑन देयर ट्रांसक्रिप्शन रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। अगर ऐसा होता तो फिर हम लोग जितनी भी जीन्स थी वो हर एक के सेट को एक साथ ही रेगुलेट करते हैं, ऑन या ऑफ। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी जीन्स के एक्सप्रेशन वक्त पड़ने पर बदल भी सकते हैं। जीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लार्ज ओप्रोन। ये ओप्रोन वाली कहानी यार बैक्टीरिया के अंदर है, ये यूकैरियोट्स में नहीं होती। क्वेश्चन में यूकैरियोट दे रखा है। ओप्रोन वो था जहां पे एक प्रमोटर में मल्टीपल जीन्स हैं। जीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लस्टर्स with the local chromatin structure influencing the expression or all the clustered genes at once. यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में जीन्स आसपास है, जैसे कि ए जीन, बी जीन, हर जीन का अपना खुद का प्रमोटर है, इंडिपेंडेंट है। सी जीन। तो जब भी ये डीएनए मुझे लूज मिलने वाला या डीएनए कॉम्पैक्ट पैक मिलने वाला, ये कहानी पर सारी की सारी जीन पर असर पड़ेगा। और ये सबसे बढ़िया सिस्टम है हमारी सेल्स में जीन को रेगुलेट करने का। ऑप्शन नंबर डी। इंडियड हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारा डीएनए का 11 नैनोमीटर फॉर्म है, ये वो फॉर्म है जब डीएनए पढ़ने लायक है, जब इसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ बीच बीच में डीएनए ऐसा अवेलेबल है जहां पे प्रोटीन आके बाइंड कर जाएंगे, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। लेकिन जब जीन को काम नहीं करना होता तो डीएनए और कॉम्पैक्टली पैक हो जाता है, जैसे कि 30 नैनोमीटर की फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। तो ये 11 में कन्वर्ट हो जाए तो खुल जाएगा। अब जितना भी डीएनए यहाँ अवेलेबल है जब पैक्ड है, तो वो सारी की सारी जीन ऑफ मिलेंगी। और जब वो खुल गया तो वो सारी की सारी जीन इकट्ठे एक साथ ऑन होंगे। और जीन एक साथ होती है रियली में यार। ये जो डायग्राम तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है डीएनए का। और यहाँ हर जो आपको ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक पूरी जीन है। क्रिसमस ट्री मॉडल बोलते हैं हम लोग इसको जीन का। तो क्या तुम्हें अब डायरेक्ट इस फोटोग्राफ में नहीं दिख रहा कि एक ही डीएनए में और आसपास कितनी सारी जीन्स अवेलेबल है? ये जो ब्रांच निकल रही है ना इन जीन्स के अंदर, ये आरएनए के मॉलिक्यूल हैं। एक ही जीन पर एक ही टाइम पर मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following mechanism is used to coordinate the expression of multiples? तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, अब यहां एनिमल्स की बात करके टिपिकल जियोलॉजी है। सी एनिमोन, ब्लू फ्लाई, स्टारफिश, स्पंज, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच कर रखा है, जैसे कि 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग, डिप्लोब्लास्टिक, कॉलर सेल्स, ट्यूब फीट। नो डाउट कि जब तक आपने जियोलॉजी की बातें ढंग से ना पढ़ी हो तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना मुश्किल है, बट कुछ लॉजिक लड़ाने में क्या जा रहा है। अब मुझे इतना सा बता दो कि लेग्स की बात कर रखी है, एनिमोन में लेग मिलेगी क्या? अब ये मत कहना कि तुम्हें एनिमोन नहीं पता। कुछ याद आई मूवी नीमो? नीमो में बहुत सारे कैरेक्टर थे, जैसे कि स्टारफिश। स्टारफिश जो चिपकी हुई है ना सरफेस के साथ में, ये इसकी ट्यूब्स है, वैक्यूम वाली ट्यूब्स। मक्खी तो आपने देख रखी है, और टांगे मक्खियों मिलती हैं। तो स्पंज में सेल पाई जाती हैं जिन सेल्स को हम लोग कॉलर सेल्स बोलते हैं, और ये फूड को एब्जॉर्ब कराने में काम आती हैं। भाई हो सकता है ये वाला पार्ट जो है तुम्हारा जूलॉजी का हो, बट नीमो का ये फोटोग्राफ तो याद है,
और पता है ये जो टेंटिकल्स निकले हुए हैं ये आपका सी एनिमोन है। तो इन ऑर्गेनिज्म को तुम पहले से जानते तो हो डिफरेंट एनिमेशन मूवीज में, लेकिन अगर तुम जूलॉजी के स्टूडेंट हो और एनिमोन का स्ट्रक्चर सामने आ रहा है तो क्या तुम उसे ये बोल दोगे कि भाई ये मुझे नहीं पता है तो किताब की कहानी है? क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है जानना उन कैरेक्टर्स को जो हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं? और जब ये नीमो वहां बात करता है अपने फादर से तो कई बार वो जिक्र भी करते हैं कि एनिमोन की खास बात क्या है। अब इन बातों के बाद क्या तुम्हें मालूम नहीं है जो ब्लू फ्लाई है मुझे टांगे वहां मिलनी चाहिए? सेकंड का 1, लेकिन सेकंड का 1 मेरे सभी ऑप्शन में वाट लगाने वाले हैं हमारी वो। लेकिन स्टारफिश की ट्यूब जिनकी हेल्प से चिपकती है वैक्यूम बना करके, थर्ड का 4। अब थर्ड का 4 यहां पर है और थर्ड का 4 यहां पर है। स्पंज कॉलर सेल 4 का 3, 4 का 3 यहां है लेकिन 4 का 3 यहां नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट कि जो हम मूवीज में बात देख रहे हैं या फिर जो बातें हम लोग नॉर्मली करते हैं उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, बहुत सारे कुछ सॉल्व भी हो जाते हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ये तब की बात है। जब कभी मेरी लाइफ में सी एनिमोन की बात करेंगे तो उस टाइम मुझे नीमो मूवी क्यों याद नहीं आएगी यार? नीमो मूवी इतनी प्यारी मूवी थी, अगर नहीं देखी तो देखना जरूर उसको, एनिमेशन मूवी है नीमो। और जब वो चीज मैंने देख रखी है और मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है और अचानक मेरे टेक्स्ट बुक में सामने रखी हुई है तो मेरा इंटरेस्ट तो जाएगा ना उसको पढ़ने को लेकर के। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपनी लाइफ में जो भी चीजें अवेलेबल हैं और जहां से भी तुम्हें खुशी मिल सकती है, खुशी को समेट लो और उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लो किताबों से। किताबों में उन चीजों को बोर मत बनाओ। और इसीलिए अब जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर सिंपल बन जाता है। आई फ्लाई क्लासेस में ऐसी बहुत सारी जानकारी हम लोग कहीं ना कहीं रिलेट करके देखते हैं। ये क्लासेस स्काइप पर होती हैं और व्हाट्सएप पर क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं एग्जाम के लिए। इन क्लासेस का काम केवल आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराना नहीं है, केवल एग्जाम के लिए रेडी करना नहीं है, ये केवल पढ़ाई की बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम केवल किताबों से नहीं होता। एग्जाम के लिए आपका शरीर भी चाहिए और आपका दिमाग भी चाहिए। और इसलिए आपको बार बार ये भी याद दिलाया जाता है कि आप पढ़ क्यों रहे हो, वो चीजें हैं कहाँ अवेलेबल, और आपको मोटिवेशन भी दिया जाता है, वो कारण भी दिया जाता है जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट कर सको। ये रिलेशन केवल किताबों का और एक स्टूडेंट का नहीं है, ये रिलेशन इंसानों का इंसानों के साथ है। और हम एक जीतती जागती जिंदगी में रह रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एग्जाम देना चाहते हैं। आई फ्लाई का पर्पस केवल आपको एग्जाम के लिए तैयार करना नहीं है, आपकी लाइफ में वो मिसिंग स्माइल भी लाना है जो आप कहीं भूल बैठे थे पढ़ाई में और जो आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के टाइम पर आती है। अगर आप भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 9013902981 पर। हम लोग आपको गाइड करेंगे क्लासेस कैसे ज्वाइन करें। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बड़ी सी बेल के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी तुम्हारा मन करे। और हमेशा याद रखो कि तुम्हारी लाइफ में सभी भूली हुई बातों को जो पढ़ाई से रिलेटेड थी, तुम्हारे खोए हुए रास्तों को, तुम्हारी मीठी खट्टी यादों को वापस लाने के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करता है आई फ्लाई। थैंक यू। जय हिंद।